हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं। इसका नाम है गांधीवाद। तो गांधीवाद की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो में हम गांधी के राज्य संबंधी विचार या फिर राज्य के सिद्धांत जो है उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहिंसात्मक समाज में राज्य का स्थान नहीं है। तो गांधीवाद मानता है कि जब अहिंसात्मक समाज होगा तो वहां पर राज्य का कोई स्थान ही नहीं होगा। ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। जब समाज में अहिंसा होगी तो राज्य का मतलब क्या होता है? पुलिस, प्रशासन, ये सब राज्य का मतलब होता है। सरकार, तो ये सब राज्य का मतलब होता है। जब अहिंसात्मक समाज हो जाएगा तो कोई भी अपराध नहीं करेगा। जब अपराध नहीं होगा तो राज्य की भी जरूरत नहीं होगी। ये गांधीवाद मानता है। राज्य की शक्ति व कानून हिंसा व बल प्रयोग पर आधारित है। अभी मैंने बताया राज्य की जो शक्ति है वो राज्य के पास शक्ति है, और वो कानून भी है। वो किस लिए है? वो हिंसा के और बल के अगर कोई बल का प्रयोग करता है तो वो इसके खिलाफ है, इस पर आधारित है। राज्य व्यक्ति की नैतिकता व स्वतंत्रता का दमन कर के सभी को एक सांचे में ढालता है। तो जो गांधीवादी सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है, नैतिकता और स्वतंत्रता पर। लेकिन गांधीवादी मानते हैं कि जो राज्य है वो नैतिकता और स्वतंत्रता को खत्म कर देता है और सभी लोगों को एक सांचे में ढालने की कोशिश करता है। गांधी जी राज्य विहीन समाज पर बल देते हैं क्योंकि उनका मार्ग अवरुद्ध होता है। गांधी के अनुसार राज्य को न्यूनतम कार्य क्षेत्र में होना चाहिए ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। मतलब राज्य का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए ताकि अपने व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके पूरी तरह से। गांधी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में कहते हैं कि शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतांत्रिक हो, फिर भी उसकी जड़ में, ये गांधी जी ने राज्य के बारे में कहा है, शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी लोकतांत्रिक हो, फिर भी उसकी जड़ में सदैव बल प्रयोग व हिंसा रहता है। वह गरीबों का शोषण करता है और पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण करता है। ये पुलिस, न्यायालय, सेना आदि के माध्यम से अपनी इच्छा थोपता है। तो गांधी जी कहते हैं कि चाहे जो शासन व्यवस्था है, चाहे कितनी भी लोकतांत्रिक हो, कितना भी किसी भी देश में लोकतंत्र हो, लेकिन बल प्रयोग हमेशा से और बल प्रयोग किया जाता है, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। और वो किसके खिलाफ किया जाता है? जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण होता है। बल प्रयोग सिर्फ गरीबों के खिलाफ किया जाता है, हिंसा भी, शोषण भी सिर्फ गरीबों का होता है। जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके हितों का संरक्षण होता है, उनके हितों का पोषण होता है। और जो पुलिस है, न्यायालय है, सेना है, ये सब भी अपनी इच्छाएं गरीब लोगों पर थोपते हैं और इन सब के माध्यम से थोपता है राज्य अपनी इच्छा। इससे नैतिकता मूल्यों को आघात पहुंचता है। तो नैतिकता जो है उसके मूल्यों को, उससे नुकसान पहुंचता है और उससे खतरा होता है नैतिकता को। इससे व्यक्ति का विकास रुक जाता है। राज्य आत्मा रहित मशीन है जो मानव जाति को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है और ये हिंसा पर आधारित है। तो ये कहते हैं इससे व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है क्योंकि राज्य के पास आत्मा नहीं है। राज्य जो है वो एक मशीन है, आत्मा रहित मशीन है जिसके पास आत्मा नहीं है और मानव जाति को ये हमेशा नुकसान पहुंचाती रहती है। और ये जो राज्य है ये हिंसा पर आधारित है। गांधी जी ने आदर्श समाज या राज्य विहीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार राज्य के स्थान पर दिया। मतलब ये कहते हैं कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए और एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए राज्य की जगह पर। गांधी जी के आदर्श समाज की विशेषताएं या राम राज्य की विशेषताएं। तो गांधी जी ने अपना जो आदर्श समाज था उसको राम राज्य का नाम दिया और उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो उसकी पहली विशेषता है कि व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। गांधी का मानना था कि राज्य अपने आप में कोई साध्य नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के जीवन में हर क्षेत्र में अपनी परिस्थितियों को उत्तम बनाने में सहायता देने का साधन है। मतलब ये कहते हैं कि जो राज्य है वो साध्य नहीं है, बल्कि वो एक साधन है ताकि व्यक्तियों के जीवन में वो अपनी परिस्थितियों को, अपने आप को, स्वयं को उत्तम बना सके, सर्वश्रेष्ठ दिखा सके। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। इनका मानना है कि जो राज्य है वो व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, राज्य सिर्फ व्यक्ति के लिए है, जबकि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। राज्य का पहला काम सभी व्यक्तियों के लिए हित का संपादन करना है। इसका उद्देश्य सर्वोदय यानी सभी का कल्याण करना है। वह किसी विशेष के हितों में उनकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन ये कहते हैं कि जो ये अपने राम राज्य की विशेषताएं बताते हैं, तो ये कहते हैं कि जो मेरा राम राज्य है उसका पहला काम सभी व्यक्तियों के हितों का संपादन करना है, सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है, सबका कल्याण करना है, सर्वोदय करना है और
किसी खास या फिर किसी खास वर्ग के लिए किसी खास वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करना, उनकी सहायता नहीं कर सकता राम राज्य। गांधी ने आदर्श समाज में राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन माना है ताकि राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाई जा सके। यानी राम राज्य में राज्य व्यक्ति के विकास का साधन है, साधन होना चाहिए, व्यक्ति का विकास होना चाहिए और राज्य उसका एक साधन बनना चाहिए, ताकि जो राम राज्य के अलावा जो राज्य होता है उसकी निरंकुशता है उस पर रोक लगाई जा सके। अब उनके राम राज्य की दूसरी विशेषता है विकेंद्रीकरण। तो गांधी ने आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया क्योंकि ये आदर्श समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो किसी के भी पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो किसी पर अपने अधिकार, किसी के अधिकारों का हनन कर सके या फिर अपनी बात उन पर थोप सके। तो इसलिए इन्होंने कहा कि शक्तियों का आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सभी लोगों को बराबरी से अधिकार मिलने चाहिए। उनके अनुसार उत्पादन मनुष्य जाति के अभिशाप है। किसी से व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण हो रहा है। तो वे कहते हैं कि जो उत्पादन है वो मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप बन गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हनन कर रहा है, उसके अधिकारों का हनन कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। इसी तरह दूसरा एक देश दूसरे देश था, यानी कि जो बड़े देश है वो छोटे देशों का शोषण कर रहे हैं, उन पर अपना अधिकार थोप रहे हैं, अपने उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और खुद उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो छोटे देश है वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं। हिंसा बढ़ रहा है, इसीलिए हिंसा बढ़ रहा है। इसलिए विकेंद्रीकरण द्वारा कुटीर उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जाए। जब कुटीर उद्योग लग जाएंगे तो किसी को भी बड़े बड़े उद्योगों की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़े बड़े उद्योगों जो पूंजीपति हैं उनका पोषण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कुटीर उद्योगों की बात करते हैं गांधी जी, विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए तथा आम लोगों के हितों का पोषक उद्योग ही विकेंद्रीकरण के हित शामिल होने चाहिए। तो आम लोगों का पोषण होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों का। विकेंद्रीकरण द्वारा एक वर्ग का राजनीतिक सत्ता को हथियाने एक वर्ग द्वारा किसी वर्ग का शोषण दूर किया जा सकता है। मतलब जब विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, अभी आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात हो रही थी, अब यहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। तो जब ये कहते हैं कि जब राजनीति में भी विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो कोई भी एक वर्ग सत्ता को नहीं हथिया पाएगा, क्योंकि राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ना ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को शोषण कर पाएगा। आम जनता के हित में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन तथा उद्योगों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्तियों का शोषण होगा। तो ये कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और उद्योगों को भी सभी लोगों के हाथ में होना चाहिए, कुटीर उद्योग होने चाहिए। अगर राजनीतिक शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, कुटीर जो उद्योग है वो सिर्फ कुछ लोगों के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का शोषण ही होगा और जो हमारा राज्य है उसका विकास नहीं हो पाएगा, ना ही व्यक्ति का विकास हो पाएगा। राजनीतिक विकेंद्रीकरण द्वारा पंचायतों को ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी शासन में भाग ले सके। तो राजनीति का विकेंद्रीकरण ये किस तरह से करते हैं? ये कहते हैं कि पंचायतें बनानी चाहिए, गांवों में पंचायतें बनानी चाहिए और जो शहर है वहाँ पर नगर निगम बनाने चाहिए, ताकि शक्तियां और इन पंचायतों को, नगर निगमों को ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए ताकि आम लोग भी शासन में भाग ले सके, चाहे किसी के साथ अन्याय ना हो। अब है तीसरा पॉइंट है इसका, न्याय। तो न्याय व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और वे सबके लिए समान होनी चाहिए ताकि जनता को न्याय पाने में कोई कठिनाई ना हो। न्यायालयों को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि स्वस्थ न्यायपालिका प्रणाली का विकास हो। तो कहते हैं कि न्याय प्रणाली जो है, न्याय व्यवस्था जो है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए और ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज में कठिनाई ना हो। न्यायालय को हमेशा सत्य के, सच के मार्ग पर चलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए और जब न्यायालय भेदभाव नहीं करेंगे, सच के रास्ते पर चलेंगे, तभी स्वस्थ न्यायपालिका का विकास हो सकेगा, तो न्यायपालिका स्वस्थ हो सकेगी। भ्रष्टाचार व कानूनी दुरुपयोग के मामले में ही न्यायालयों का सहारा लेना चाहिए तथा दीवानी झगड़ों में पंचायतों के निर्णयों का सहारा लेना चाहिए ताकि न्यायालयों पर कम बोझ हो और धन व समय भी बच सके। तो ये कहते हैं जब बड़े मामले हों, कानूनी दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो, तभी हमें न्यायालयों में जाना चाहिए, तभी न्यायालयों का सहारा लेना चाहिए। और जो ऐसे आम छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, किसी के झगड़े हो जाते हैं या फिर किसी को किसी चीज से परेशानी होती है, तो हमें पंचायतों के पास जाना चाहिए, पंचायतों से मदद लेनी चाहिए।
अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी न्यायालयों में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो न्यायालयों पर ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा और फिर हम लोगों का ही ज्यादा पैसा भी खर्च होगा और समय भी खर्च होगा। तो इसलिए हमें पैसा खर्च करने के से और समय खर्च करने से बचना चाहिए। गांधी ने न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ व सस्ता बनाया। तो ये कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, ताकि वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। तो इसकी चौथा पॉइंट है इसका, पुलिस व जेलें। गांधी जी के अनुसार समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है, लेकिन पुलिस को सदाचारी होना चाहिए, सहयोगी तथा समाज सेवक होना चाहिए। लेकिन विघटनकारी तत्वों से निपटने तथा अपराधों की रोकथाम व समाज सुधारने के लिए पुलिस को हिंसा करने की छूट दी है। तो ये कहते हैं पुलिस को सदाचारी होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। पुलिस की आवश्यकता तो हर समाज में होती है। विरोधी जो तत्व होते हैं उनसे बचने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए पुलिस की जरूरत होती है। तो इसलिए पुलिस को सदाचारी होना चाहिए और सहयोगी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई विरोधी बन रहा है, विघटनकारी तत्व हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए, उनसे निपटने के लिए, समाज सुधार के लिए पुलिसों को हिंसा करने की भी छूट दी है गांधी के राम राज्य ने। और जेलों को सुधारात्मक संस्थाओं का रूप देना चाहिए, ताकि अपराधी जेलों में कुछ काम धंधा सीखकर बाहर जाने पर स्वयं अपनी रोजी रोटी कमा सकें और दोबारा कोई अपराध ना कर सकें। तो गांधी जी कहते हैं कि जो जेल है, जेलों को सुधारात्मक संस्थाएं बनानी चाहिए, जहाँ पर लोग काम कर सके, काम सीख सके और वो बाहर आने पर कोई अपराध ना करें। और उनको ऐसे काम सिखाना चाहिए जिससे वे अपने काम में ही लग जाए, उनको उस काम में इंटरेस्ट भी आए और वो कोई अपराध ना करें बाहर आने के बाद। जैसे कि जवान मूवी में दिखाया शाहरुख खान की, उसमें जो जेल में लड़कियां होती हैं वो लोग काम करती हैं, वहां पर उनको काम सिखाए जाते हैं और बाहर आने के बाद, उस जेल से बाहर आने के बाद कोई भी अपराध नहीं करता, ऐसा दिखाया गया है उसमें। तो गांधी जी भी ऐसा ही बात करते हैं कि ऐसी ही जेलें होना चाहिए जो सुधारात्मक संस्थाओं के रूप में हो, जिनसे सुधार हो। इसका 5th पॉइंट है प्रतिनिधित्व और चुनाव। गांधी निर्वाचन व प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि प्रतिनिधित्व व चुनाव समानता के आधार पर हो। तो गांधी जी के राम राज्य में जो प्रतिनिधित्व और जो निर्वाचन है वो समानता के आधार पर होना चाहिए। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि स्त्री पुरुष भेदभाव, धनी निर्धन या फिर जाति धर्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने व्यस्क मताधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना। उन्होंने शारीरिक श्रम को महत्व दिया। तो व्यस्क मताधिकार मतलब सभी लोगों को जो 18 साल से बड़े हो चुके हैं, आज के टाइम में जो 18 साल से बड़े हो चुके हैं, तो उन सभी लोगों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और शारीरिक श्रम को वो बहुत ज्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकेंगे। मताधिकार के लिए संपत्ति या पद योग्य नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि संपत्ति, ऐसा नहीं है कि अगर हमें मताधिकार देना है तो हम उसके लिए हमारे पास कोई पद होना चाहिए या फिर संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि हम शारीरिक रूप से मजबूत होने चाहिए, शारीरिक तौर पर हम काम कर सकें, हमें ऐसा होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को व्यस्क द्वारा जिला अधिकारियों का, पंचायतों द्वारा प्रांतीय अधिकारी का, जिला अधिकारियों द्वारा तथा राष्ट्रपति का प्रांतीय अधिकारियों द्वारा चुनाव होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया, पंचायतों का व्यस्क मताधिकार मतलब कि जो 18 साल से बड़े लोग हैं, तो पंचायतों का जो चुनाव होगा वो 18 साल से बड़े लोगों का होगा। फिर जिला अधिकारी जो है उनका चुनाव पंचायतों द्वारा होगा। फिर प्रांतीय अधिकारियों का चुनाव जिला अधिकारियों द्वारा होगा। फिर राष्ट्रपति का अधिकार तथा राष्ट्रपति के प्रांतीय अधिकारियों द्वारा। तो किस किस तरह से चुनाव होंगे, अभी मैंने बताया। जो पंचायत है उनका, जो 18 साल से बड़े लोग हैं उनका चुनाव हो जाएगा। फिर जो जिले के अधिकारी हैं, जिले पर किन किन अधिकारियों का वो होगी, राजनीति में कौन कौन अधिकारी होंगे, तो पंचायतों द्वारा जो 18 साल से बड़े लोगों ने व्यस्क मताधिकार हो रहा है, तो 18 साल की जो जनता, 18 साल से जो बड़ी जनता है उसने चुना है, तो उन्होंने जो पंचायतों के अधिकारियों को चुना है, उन अधिकारियों द्वारा जिला अधिकारियों का चुनाव होगा। फिर जिला अधिकारी, जो पंचायतों ने जिला अधिकारियों को चुना था, तो जिला अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों का होगा। और प्रांतीय अधिकारी जो होंगे उनका राष्ट्रपति चुनाव करेगा, प्रांतीय अधिकारी राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो इस तरह चुनाव होगा। इस तरह गांधी जी ने गांव में प्रत्यक्ष शासन प्रणाली का समर्थन किया, लेकिन आगे के स्तरों पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का ही समर्थन किया। मतलब जैसे हमारे संविधान में अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह की चुनाव प्रणाली है, तो गांधी जी ने इन दोनों चुनाव प्रणालियों का समर्थन किया।
अब इन्होंने बोला इसका सिर्फ तो जो विशेषता है वो ये है बहुमत का शासन। गांधी का मानना था कि अधिक समाज में अधिनायक समाज में बहुमत का शासन है, तभी लोकतंत्र सफल है। तो ये कहते हैं कि जो समाज है वहां पर बहुमत का शासन होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासन में भाग लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, सफल होगा। प्रतिनिधि शासन अल्पमत पर आधारित होने के कारण बहुमत का शोषण करता है। तो ये कहते हैं कि जो प्रतिनिधित्व शासन है वो अल्पमत पर आधारित होता है, और इसीलिए जो बहुमत होता है उनका शोषण हो जाता है। जो बहुमत जो ज्यादा लोग होते हैं, जो कम लोग होते हैं, जो कम लोग और पैसे वाले लोग होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, अगर वो शासन व्यवस्था में आ जाते हैं तो जो बहुमत जो ज्यादा लोग होते हैं, जो जिन लोगों का बहुमत होता है उनका शोषण होता है, उनके साथ गलत होता है, उनका साथ भेदभाव होता है। लेकिन गांधी ने नहीं चाहा कि बहुमत अल्पमत का शोषण करे। तो वो मानते हैं कि बहुमत द्वारा अल्पमत का भी, जो कम लोग हैं उनका भी शोषण नहीं होना चाहिए, और जो कम लोग हैं उनके द्वारा ज्यादा लोगों का भी शोषण नहीं होना चाहिए। यानी कि ज्यादा लोगों द्वारा कम का शोषण नहीं होना चाहिए और कम के द्वारा ज्यादा का शोषण नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार बहुमत व अल्पमत दोनों को खुले दिमाग से कार्य करना चाहिए। खुले दिमाग से कार्य मतलब समान रूप से काम करना चाहिए। आत्म परीक्षण द्वारा अपने कार्यों की जांच करें। इससे बहुमत के अत्याचार व अल्पमत के शोषण दोनों से मुक्ति मिलेगी। गांधी ने इस आधार पर बहुमत के शासन का समर्थन किया कि अल्पमत पर अत्याचार ना हो। मतलब ये कहते हैं कि जो बहुमत का शासन है उन्होंने उसका समर्थन इसीलिए किया कि अल्पमत जो कम लोग हैं उन पर अत्याचार ना कर सके बहुमत। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार व कर्तव्य। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो पॉइंट्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।